आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बताया गया था, लेकिन अब 4-5 सालों के बाद दरअसल ऐसा लगता है कि इस दिवाला कानून का दिवाला निकल गया है। इस कहानी को बताने के लिए मैं एक शेर की पैरोडी करना चाहता हूं। आपने सुना होगा, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आईबीसी का दिवाला है, जरा धूम से निकला है और जुडिशियल प्रोसेस की गलियों से झूम के निकला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस कानून का वादा था या मकसद था कि रिजोल्यूशन प्रोसेस तेज होगा, बिजनेसेस को बचाएंगे, जो प्रमोटर नाकाबिल है उसको बाहर निकाल देंगे, जल्दी से रिकवरी होगी। लेकिन पिछला हिसाब किताब देखें तो हुआ क्या है। जो 2021 के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 40% की रिकवरी हुई है, यानी जो 100 रुपए बैंकों ने दिए थे उसमें से सिर्फ 40% की वसूली हुई है। और जो 180 दिन में इसको रिजॉल्व करना था, बाद में बढ़ा करके 270 दिन किया गया। इसको रिजॉल्व करने में 400 से ज्यादा दिन लगे हैं। लेकिन ज्यादा बुरी खबर क्या है कि इनमें से 48% यानी करीब करीब आधे मामले लिक्विडेशन में गए हैं, यानी कौड़ियों के भाव बिके हैं, यानी बिजनेस नहीं बचा। प्रमोटर को निकाल भले ही दिया गया हो, लेकिन उसमें से कोई बड़ी रिकवरी नहीं हो पाई है। और ये कानून के एक ऐसे जंजाल में और लूप होल में फंस के रह गया है कि रोजाना हम चौंकाने वाली कहानियां सुनते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आपने सुना होगा डीएचएफएल का किस्सा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इनके प्रमोटर को इस कंपनी से बाहर किया गया, आईबीसी के प्रोसेस में डाला गया और रिजोल्यूशन हो गया था कि यह कंपनी पिरामल इंटरप्राइजेस को दे दी जाएगी। लेकिन आखिरी दौर में प्रमोटर खुद आ गए और जाकर के एनसीएलटी को कहा कि नहीं, ये कंपनी तो हम 100% चुका करके वापस ले लेंगे। तो पहले क्यों नहीं चुकाया, ये एक सवाल है। कानून में ऐसा लूपहोल है कि आप आकर के ये क्लेम कर सकते हैं। तो प्रमोटर वापस आके अपनी कंपनी लेना चाहते हैं पूरे कर्जों को डुबा देने के बाद। तो क्या ये होना चाहिए? कानूनी पक्ष एक है, नैतिक प्रश्न दूसरा है। कॉमन सेंस की बात है कि जिन पर क्रिमिनल केस हैं, जिनको अनफिट और इम्प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया गया है, वो कंपनी पर दावा करने के लिए आए हैं। एनसीएलटी ने कहा क्रेडिटर्स कमेटी को कि आप विचार कर लीजिए इनके प्रपोजल पर। एनसीएलटी ने इस पर रोक लगा दी। उसको चैलेंज करने के लिए अब डीएचएफएल सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो यह है जुडिशियल प्रोसेस की एक तरह की, जिसको कहते हैं जलेबी नुमा मुसाफरी, जिसमें जहां जहां इस प्रोसेस पे दिक्कत डालने की कोशिशें कोई कर सकता है वो कई लोग कर रहे हैं। और इसके कारण दूसरे ही दिन जेपी इंफ्राटेक वाले भी पहुंच गए कि हम भी अपनी कंपनी को वापस लेना चाहते हैं। इसका और विस्तार अगर हम बताना चाहें तो एक इंटरेस्टिंग केस है शिवा इंटरप्राइजेस का। शिवा शंकरन एक फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, उनके बारे में बताते हैं। शिवा शंकरन की कंपनी पर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। कोई लेने वाला नहीं आया तो इसको लिक्विडेशन में डाला गया। जब लिक्विडेशन में डाला गया तो शिवा शंकरन आए और बोले कि इस कंपनी को मैं 500 करोड़ रुपए में खरीद लेता हूं। 5,000 करोड़ का कर्ज डुबाने के बाद 500 करोड़ में खुद खरीद लिया। ये जो 4500 करोड़ रुपए डूबे हैं ना, ये मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे हैं। ये बात समझने की है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि वसूली 40% हुई है, यानी कि इस दिवाला कानून का दिवाला हम तब न कहते अगर ये वसूली कम से कम 60, 70, 80% हो रही होती। 40% पर इस रिफॉर्म को सक्सेसफुल रिफॉर्म का ढिंढोरा बना करके बताना, ढिंढोरा पीटना गलत बात है। इसमें फिक्र की एक और बात है। अभी हमने आपको पूरा आंकड़ा बताया, 40% ही रिकवरी और 60% का हेयर कट। लेकिन जो पिछला क्वार्टर गया जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसमें हेयर कट है 74%, यानी सिर्फ 26% की रिकवरी हुई है। आने वाले दिनों में ये जो आईबीसी को सस्पेंड किया गया 1 साल के लिए कोविड के कारण, उसके मॉरिटोरियम के कारण हमको उसमें कितना एनपीए होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। यहां पर भी 2 सवाल हैं। ये एक इमोशनल कदम था कि कोविड का क्राइसिस है तो हम लोगों की मदद करें, लेकिन क्या ये फैसले इमोशन पे होने चाहिए या कमर्शियल लॉजिक पर होने चाहिए थे? अब इसमें परपेचुइटी के लिए इस साल में जो भी कंपनी फ्लॉप हुई है उस पर अब आईबीसी के तहत आप कोई कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। रिजोल्यूशन के जो आंकड़े आईबीबीआई ने जारी किए हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। उसमें सिर्फ ये पता लगता है कि 13% कंपनियां हैं जो पूरी तरह से रिजोल्यूशन जिसका आप कह सकते हैं वो हुआ है।
16% कंपनियां प्रोमोटर्स को वापस चली गई हैं, 23% कंपनियां अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं, रिव्यू में हैं, कानून की पेचीदगियों में अलग अलग स्टेजेस पर हैं, और 48% जैसा हमने आपको बताया कि लिक्विडेशन में गई हैं। इसीलिए ठीक वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है, टाइम बाउंड मैनर में नहीं हुई है, और इसी देर से निपटने के लिए ये कानून बनाया गया था। तो ये मकसद कैसे पूरा हुआ ये आप समझ सकते हैं। इस जो देर की वजह है वो अपने आप में एक दर्दनाक कमेंट्री है। हुआ ये था कि आईबीसी के मसले, बैंकरप्सी के मसले वित्त मंत्रालय संभाले या कंपनी मंत्रालय संभाले, इस पर सरकार में पहले कानून बनने के पहले बड़ी जद्दोजहद हुई। लेकिन यह हुआ कि ये एमसीए को सौंपा जाए, जहां पर कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल काम करता है और वो इसको देखे। उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। हम कई बार बात करते हैं पुअर स्टेट कैपेसिटी की, ये उसका एक उदाहरण है। वहां पर जब सैकड़ों और हजारों मामले पहुंचने लग गए तो जजेस नहीं थे। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार 2 महीने के अंदर खाली पड़े हुए पदों पर मेंबरों को भरे। और ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी बताते हैं, इस हफ्ते 11 दिनों में एनसीएलटी के 5 ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट रिटायर हो रहे हैं। 31 मई को जो पुराने ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट थे वो गए, उसके बाद एक दिन के लिए एक बने, फिर 4-5 दिन के लिए, फिर उसके बाद 5 लोग 11 दिन में रिटायर हुए हैं। एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों में कार्यवाहक ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, जो भी नामावली है दोनों संस्थाओं की अलग अलग, उस तरीके से इसको चलाया गया है। ऐसे एडहॉकिज्म में क्लीन फैसलों की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होगा, और इतने बड़े काम में जो कि इतना बड़ा रिफॉर्म था उसके लिए एनसीएलटी और एनसीएलटी को ठीक से इक्विप नहीं किया गया, उतने टैलेंट उसमें नहीं भरे गए। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि 2 महीने में आप इन सारी वैकेंसीज को भरिए। प्रोमोटर अपनी जो डूबी हुई कंपनी है, जो कर्जा डूबा है, उसके बारे में वापस खरीदने की दावेदारी कर सकता है कि नहीं, ये एक विवाद का विषय है। और इस पर विवाद इसलिए है कि पब्लिक में लगता है और एक परसेप्शन बना हुआ था, पॉलिटिशियंस उसको लेकर के सेंसिटिव थे कि ये बिजनेस डूबा है तो चोरी की होगी। बिजनेस दूसरे कारणों से भी डूब सकता है, लेकिन उस बारे में हमारे यहाँ सेंसिटिविटी की कमी के कारण एक ऐसा कानून बनाया गया। और जब बनाया गया था तो कहा गया था कि पब्लिक ओपिनियन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन दिवालिया होना, बिजनेस का फेल होना एकदम नॉर्मल बात है। कुछ लोग मिसयूज करते हैं, आप उनको दूसरे तरीकों से सजा दे सकते हैं, लेकिन इस कानून को बनाने के पीछे मकसद ये था कि मेरे पीछे कोई सीबीआई आ जाए, मुझे कोई क्रोनी कैपिटलिस्ट न बोल दे। इसलिए न तो बैंकर अपना काम ठीक से कर रहा था, न सरकार ऐसे कानून बना रही थी जिसमें मकसद बिजनेस को बचाना, रिजॉल्व करना, पैसे रिकवर करना, उस बिजनेस को रिवाइव करना, यह होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक पनिशमेंट का कल्चर बन गया। यही कारण है कि कई मामलों में रिजोल्यूशन के बाद सरकार खुद लिटिकेंट बन के जा रही है। भूषण स्टील जेएसडब्ल्यू के मामले में ऐसा हुआ है, जिसमें ईडी बाद में गई, तो अब कहा जा रहा है कि भाई अब आगे किसी को ये कोई भी एसेट सौंपें तो पिछले केसेस नहीं खोले जा सकते। ये एक विचार और विवाद का बिंदु है। दूसरा, एनएचबी एक केस में चला गया कि हमको पहले वापस दीजिए पैसे, क्योंकि पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को मिले, दूसरे क्रेडिटर को मिले। ये एक बहस का विषय था। बहुत पेचीदगी वाली चीजें हैं और कानून बनाने में मजबूती का, क्लैरिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए इस कानून का ये हश्र हुआ। अब आगे क्या होगा? एक बात तो हम ये सुनते हैं कि जब से ये डीएचएफएल वाला केस हुआ है कि प्रमोटर पिछले दरवाजे से वापस आना चाह रहा है, तो सरकार फिर से एक अमेंडमेंट की बात कर रही है। 2016 का कानून, दूसरा अमेंडमेंट 1 साल के बाद आया और फिर अमेंडमेंट की बात आ रही है, जबकि आईबीसी 1 साल के लिए सस्पेंडेड है। तो बहुत सारा मकड़जाल है इसमें। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिक्विडेशन के परसेंटेज में बढ़ोतरी की आशंका है। वो ये भी कहते हैं कि विवादों के निपटारे में जो टाइमलाइन को फॉलो करने की बात थी, 270 दिन, 330 दिन, उसमें भी ये विवाद निपटाए नहीं जा पा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। तीसरी बात है कि हेयर कट भी बढ़ेगा, बैंकों को शायद और ज़्यादा नुकसान झेल करके मामलों को निपटाना पड़ेगा। आईबीसी के मामले और बढ़ेंगे। वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि इस 1 साल के बाद जो कंपनी इस 1 साल की मियाद को क्रॉस कर जाएगी, उनके भी एनपीए हो सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर एक चाक चौबंद दुरुस्त कानून संशोधनों के साथ लाना जरूरी है। अभी भी आने वाले दिनों में ये समस्या बने रहने वाली है और अगर हम मॉडर्न कानून बनाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को मानने और जल्दी से उसको फिक्स करने और उसमें लूप होल न छोड़ने पर सरकार को फोकस करना चाहिए।
आप कभी कभी एक आंकड़ा देखते होंगे कि एनपीए पहले बढ़ करके 13% था, अब घट करके करीबन 8% हो गया है। इससे पता लगता है कि ये जो नया कल्चर है, आईबीसी आया है, इन चीज़ों का कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये थोड़ा भ्रामक है। भ्रामक इसलिए है कि इस दौर में जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं उसमें कंपनियों ने कर्जे कम लिए हैं, कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट कैपेक्स पर कम बढ़ा है, इसलिए जब कर्जे कम लिए हैं तो एनपीए भी कम हुआ है। लेकिन उसी लेवल पर जाकर के आप मापते जबकि ज़्यादा लोग कर्ज ले रहे होते और वैसे में एनपीए कम होता तो हम कहते कि ये आईबीसी का असर है। आईबीसी का एक पॉजिटिव असर सिर्फ इतना पड़ा है कि क्रेडिट कल्चर में, बिहेवियर में थोड़ा फर्क आया है। एक फर्क और पड़ा है कि इस जद्दोजहद से गुजरने के बजाय क्यों न हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें और रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर चले भी गए हैं तो विड्रॉ करके इसको निपटाने का प्रयास करें। तो थोड़ी सी आशा है कि इस बार इस कानून को अच्छे से फिक्स किया जा सके ताकि एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन सके और बेहतर स्ट्रक्चर बन सके और टाइम बाउंड तरीके से मैटर को सुलझाया जा सके। वरना तब तक इस सुधार को सबसे बड़ा सुधार बताना, क्रांतिकारी सुधार बताना, बोल्ड रिफॉर्म बताना बिल्कुल ही गलत है और शब्दों का, विशेषणों का मिसयूज है। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.